जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षक बहाली की परीक्षा के बाकी दिनों के रणनीति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे और जानते भी होंगे कि अब कैसी तैयारी की आवश्यकता है। जी हाँ, इसी संबंध में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अब जबकि पढ़ने का लिखने का समय बिल्कुल अब ख़त्म हो गया, वैसे में आपकी तैयारी, हमारी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए और किन किन सब्जेक्टों पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। जी हाँ, हमारे एक मित्र के द्वारा कमेंट करके भी इस चीज़ के बारे में पूछा गया कि अब किस प्रकार से क्या किया जाए, रणनीति क्या होनी चाहिए। तो हम लोगों को लगा कि इस पर एक ऐसा वीडियो बनाया जाए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने टॉपिक वाइज बनाया है कि सामान्य अध्ययन में क्या, भूगोल में क्या, विज्ञान में क्या, संविधान में क्या, पर्यावरण में क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कैसे की तैयारी करें, और जो है क्या क्या चीज़ें हैं जो प्राचीन भारत से सवाल होंगे कि नहीं, अगर होंगे तो कितने होंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो शॉर्ट सिलेबस दिया गया था उसमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में बात नहीं की गई थी, लेकिन इससे जुड़े भी सवाल रहेंगे और वो सवाल कहाँ से रहेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरीके से इसको समझिएगा। इसी को केंद्र बनाकर अगर आप अपना रिवीजन करते हैं बाकी के दिनों के लिए तो परीक्षा आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। जी हाँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या कुछ है। देखिए, आप यहाँ पे हिस्ट्री देखेंगे कि हिस्ट्री से कौन कौन विषय से ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, भूगोल में कौन कौन से विषय ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और संविधान से क्या क्या फोकस करने की आवश्यकता है। बाकी दो तीन चीज़ें बोर्ड पे जो छूट गई है मैंने इसमें लिख रखा है। प्राचीन भारत से सवाल होंगे कि नहीं, याद रखने में समस्या आती है बहुत लोगों को, उसका भी उपाय हम बताएंगे कि कैसे याद रह सकता है, और रिवीजन बाकी के जो दिन है उसमें कैसे करना है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हिस्ट्री से कहाँ कहाँ से चीज़ों को रिवाइज करने की ज़्यादा आवश्यकता है। देखिए, चांसेस है आधुनिक भारत से बहुत सारा सवाल उठाएगा, क्योंकि एंशियंट की बात जहाँ तक है वो लगभग ऐसा है कि भारत से संबंधित एंशियंट चीज़ों को जो है परीक्षा आपका पूछने नहीं जा रहा है। जो भी पूछेगा आधुनिक भारत से, आपके बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और एंशियंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आपके बिहार के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आधुनिक भारत से क्या क्या चीज़ जो है पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि बंगाल के बारे में आपको पढ़ना जरूरी होगा। जी हाँ, बंगाल के शासकों के बारे में, बंगाल से सत्ता का अधिग्रहण अंग्रेज कैसे किए और कहाँ पे पहले राजधानी बनाए, फिर ट्रांसफ़र होके कहाँ पे आया, और बिहार में जो उनके द्वारा नियुक्त किया गया था कार्यपालक वो कौन थे, और बंगाल के कार्यपालक कौन थे। ये सारी चीज़ों को फोकस करके दिन, डेट, तारीख के साथ आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। देखिए, भारत से जो सवाल बनेंगे, भारत के महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में बनेंगे। जो स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भारत के आंदोलन से महत्वपूर्ण होंगे। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार से ही आंदोलन की नींव रखी गई है, तो बिहार से स्टार्ट कीजिएगा एक ही बार, पूरा यहाँ तक 1947 तक आप चले आइए। मुख्य रूप से बिहार से कहाँ कहाँ, देखिए आंदोलन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा केंद्रित होगा मुख्य रूप से बिहार। बिहार में कौन कौन से आंदोलन हुए, कौन कौन से नेता रहे, जैसे पीर अली हुए, आपके जो क्या कहते हैं जगदीशपुर के नवाब हुए, और तिनकठिया प्रथा, जो आपका चंपारण सत्याग्रह, ये सारी चीज़ें पूछेगा ही पूछेगा। पटना में आंदोलन की नींव किसने रखी। तो बिहार से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उसको विशेष रूप से आपको याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड ही परीक्षा है और बिहार शिक्षकों के लिए परीक्षा है, इसलिए बिहार से रिलेटेड सारी चीज़ों पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। बंगाल के युद्ध पर भारत का प्रभाव, जी हाँ, आप लोग सभी जानते हैं कि बंगाल के युद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा जब दूसरा
बक्सर का युद्ध हुआ, पलासी के युद्ध के बाद, तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो लड़ा गया, 3 मतलब नवाबों के खिलाफ, एक तरफ 3 नवाब थे, दूसरे तरफ अंग्रेज़ थे, तो उनका इस युद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि 75% इंडिया उन लोगों को दिख रहा था कि हम लोगों ने जीत लिया। तो उनके दिमाग में वहीं से आया कि भाई जो है भारत पे हम लोग हुकूमत कर सकते हैं। तो ये इसको थोड़ा बारीकी से पढ़िएगा कि क्या प्रभाव रहा। 1857 की क्रांति और महत्वपूर्ण तिथियाँ। 1857 की जो क्रांति हुई वो लगभग पूरे भारत में हुई, कहीं ना कहीं किसी तरह से हुई, क्योंकि जितने भी जमींदार थे, राजा थे, या फिर कहे तो क्रांतिकारी थे, या फिर शोषित वर्ग थे, सब ने लगभग अपने स्वार्थ के लिए इस लड़ाई को लड़ा। एक निश्चित प्लान के तहत ये लड़ाई नहीं थी, ये सब का व्यक्तिगत स्वार्थ था। क्योंकि आप देखें तो जगदीशपुर के जो बाबू कुंवर सिंह थे, उनका भी महल छिन गया था, गुरु नानक का महल छिन गया था, उधर हजरत बेगम का छिन गया था। लगभग सभी को सत्ता से हटा के अंग्रेज़ों ने अपना हुकूमत किया था। उधर चले जाए आप ग्वालियर में तो झांसी की रानी की किला को छीन ली गई थी। तो टोटली ये चीज़ें हैं कि सबका एक स्वार्थ था, लेकिन कब, कैसे, किसने लड़ा, क्यों लड़ा, ये सारी चीज़ें 1857 के विद्रोह को बारीकी से आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल रहेगा ही रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में सबसे पहले आप लोग जानेंगे। कब स्थापना हुई? 1885 है शायद। और उसके बाद कहाँ कहाँ से मुख्य रूप से जो सभा का आयोजन हुआ, अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, वहाँ पे क्या निर्णय लिया गया, ये बहुत लगभग ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो नींव रखी गई, उसके बाद बहुत सारे महत्वपूर्ण सभाओं के आयोजन हुए, डिसीजन भी बड़े बड़े लिए गए। तो कौन से सम्मेलन में, सभा में कितना बड़ा कहाँ डिसीजन लिया गया, स्थान, तारीख, डेट, अध्यक्ष, ये 4 चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए, लोग कहते हैं कि पूरी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री पे ये परीक्षा डिपेंड रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार से एंशिएंट भी रहेगा। वो कैसे रहेगा? बुद्ध रहेंगे ही रहेंगे, गौतम बुद्ध, और जैन धर्म रहेगा ही रहेगा, अशोक का रहेगा ही, वैशाली रहेगा ही, गिरिवज रहेगा ही, और नालंदा रहेगा ही। यानी कि नालंदा और गिरिवज, वैशाली, अशोक, जैन, बुद्ध, ये सारे एंशिएंट हिस्ट्री की चीज़ है और ये रहेंगे ही रहेंगे। इसको विशेष रूप से पढ़िएगा, यहाँ से 5 से 7 सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। और बात करते हैं भूगोल की। अगर बात करें तो देखिए, भूगोल में भारत की भूगोल, विशेष करके बिहार के भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जलवायु, चट्टान, खेती, नहर, और जो खदान सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, ये सब चीज़ें, खनिज, राज्य में कौन से ज़िले में कौन सी नदियाँ बहती है, कौन से ज़िले में कौन से जलप्रपात बनाए गए हैं। जैसे आप चंपारण को ले ले तो वहाँ त्रिवेणी जलप्रपात है, वहाँ पे कहने का मतलब कि एक सारण जलप्रपात, एक तिरहुत होता है, और एक कोसी, 3 जलप्रपात वहाँ पे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी होगी। कोसी जलप्रपात भी एक बनाया गया है, कोसी को शोक नदी कहते हैं। कौन सा जिला किस नदी के किनारे बसा है, सबसे खास भूमिका आपके गंगा की है। गंगा की लंबाई किस जिले में सबसे ज़्यादा है, ये जानने की ज़रूरत है। कौन से जिला में कौन सा चट्टान या खनिज पाया जाता है, इसके बारे में, नदियों के, जलप्रपात के, और राज्य से संबंधित खनिज के बारे में। बिहार की भूगोल, भारतीय भौगोलिक स्थिति से अगर सवाल आता है तो अरावली पर्वत, शिवालिक, और आपका उत्तर घाटी, पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाटी से, और जो चीज़ें होंगी मान के चले आपकी झील, दर्रा, ये सब पूछेगा ही पूछेगा। तो भूगोल में चीज़ें विशेष करके जो होगी वो जलवायु, चट्टान, खेती, नहर, नदियाँ, इनसे सवाल रहेंगे ही रहेंगे। इसको थोड़ा आप लोग बारीकी से पढ़िएगा। और यही सेम कंडीशन आपके बिहार वाले में भी होगा कि बिहार की जलवायु की स्थिति कैसी है, जनसंख्या घनत्व क्या है, और यहाँ पे मुख्य रूप से उत्तर भारत किसके लिए प्रसिद्ध है, दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, दक्षिण बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। और विश्व की बात करें तो स्थल, मरुस्थल, महासागर, झील, और कौन से नगर किस नदी के किनारे या झील के किनारे या महासागर के किनारे बसे हैं। तो ये भूगोल का स्थिति है, ये भूगोल में ऐसे ही आने वाला है।
और बात करें अगर तो आप फिजिक्स की बात करें तो दाब, ध्वनि, लेंस और दर्पण विशेष रूप से 4 चैप्टर पढ़िएगा। यहाँ से सवाल मिलने ही मिलने वाले हैं। ध्वनि से मिलेगा, लेंस और दर्पण से मिलेगा, दाब से मिलेगा। एसआई मात्रक याद रखिएगा, ऊर्जा इकाई, हाँ ये सब आप लोग को याद कर लेना होगा। रसायन शास्त्र की बात करें तो गैस, पेट्रोलियम, ठोस पदार्थ, धातु, अधातु और रासायनिक सूत्र ये बिल्कुल याद कीजिएगा। बायो की बात करें तो आप बायो में जहाँ तक आप जानते हैं कि पारिस्थितिकी से सवाल रहेंगे, प्रदूषण से रहेंगे, जीवाणु, विषाणु, कवक, विटामिन, ये प्रमुख चीज़ें हैं और इससे ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो बायोलॉजी में आपको ये सब चीज़ें पढ़ लेना होगा। इकोसिस्टम, प्रदूषण, जीवाणु, विषाणु, कवक, विटामिन, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बायोलॉजी से देख लेने होंगे। और बात करते हैं अगर संविधान की तो देखिए संविधान से भी बहुत सारे चीज़ों को टच करेगा। ऐसा नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन आएगा। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन एक मिलेंगे ही मिलेंगे। मौलिक नीति निर्देशक तत्व से एक क्वेश्चन मिलेंगे पक्का। राष्ट्रपति से मिलेंगे ही मिलेंगे और न्यायवादी से मिलेंगे। न्यायपालिका, संविधान संशोधन से एक मिलेंगे और भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से एक सवाल होगा। और एक सवाल आपका जो संविधान संशोधन का रहता है वो पक्का रहेगा, यानी कि टोटल 10 सवाल संविधान से रहेंगे। तो इस संविधान के जो पोर्शन है इसको देख लीजिए कितने हैं। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, न्यायवादी और उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायपालिका, संविधान संशोधन और महान्यायवादी और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये संविधान से इतने पोर्शन को टच करके एक एक क्वेश्चन बनेगा, यानी कि 10 प्रश्न आपको पूरे सेट में देखने को मिलेगा संविधान से। अब बात करें कि ऐसे तो अभी इसमें इंक्लूड नहीं है इकोनॉमिक्स और जीके यानी कि जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के लिए आप कोई बुक देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए भूगोल की स्थिति क्लियर होगी तो जनरल नॉलेज भी क्लियर होगी। तो भौगोलिक स्थिति डिपेंड करेगा आपका जनरल नॉलेज पे, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। कोई अच्छा सा स्टैंडर्ड बुक खरीद के जीके का देख लीजिएगा। और बात करते हैं कि कुछ सवाल लोगों के हैं कि याद रखने में समस्या आती है। तो मेरे मित्र, जब पूरी परीक्षा अभी तक याद नहीं हो पाई तो अब याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सेट को लगातार मारिए, इन सब चीज़ों पे फोकस कीजिए। चीज़ें जब दोबारा आपके सामने आएगी, तिबारा आपके सामने आएगी तो धीरे धीरे आपके दिमाग में अस्थाई होती चली जाएगी। तो इस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपने एक बार उसको पढ़ लिया, आपको लगेगा कि आपको याद नहीं है, लेकिन दोबारा जब आपके नज़र के सामने आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हमने इस चीज़ को पढ़ा था। तो इस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। पूरी किताब याद करना 2 महीने में किसी के लिए संभव नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।